Hello students, I am Anurag Srivastav from Bora Institute of Management Sciences and I welcome all of you to this session on the subject of quantitative techniques for managers. Quantitative techniques for managers, which is an important subject in the second semester of MBA in AKTU. तो ये पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मैनेजमेंट का और इसको करीब करीब हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑल द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ ना की जा रही हूँ। नाउ वन थिंग वी मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का एक आस्पेक्ट एक्चुअली आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ा है। तो broadly speaking, quantitative techniques covers all the applications of you can say figures and numbers and quantitative analytical tools in management. Here we are concerned obviously with management, या कोई और फील्ड होगी तो उसमें भी। तो जितने भी टूल्स हैं उनका जो भी एप्लीकेशन है इट इनकम्पेंसेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन स्पेसिफिकली अभी इस सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एक स्पेसिफिक ब्रांच पर, और वो है ऑपरेशंस रिसर्च। तो इनफैक्ट टिल अ फ्यू इयर्स बैक इस सब्जेक्ट का नाम भी ऑपरेशंस रिसर्च ही हुआ करता था हमारी यूनिवर्सिटी में। अब इसको थोड़ा सा और एक ऑल एनकम्पेसिंग बनाने के लिए और ज़्यादा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने के लिए इसका नाम चेंज करके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स किया गया है। तो मैनेजर्स जो भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपको डिसीजंस लेने हैं। डिसीजन लेने में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एंड यू विल बी एनालाइजिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू रीच द करेक्ट डिसीजन। तो ये एनालिसिस करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के टूल्स होंगे। इन्फॉर्मेशन किस तरह की है, इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स फिगर्स के बेसिस पर है तो आपको क्वांटिटेटिव टूल्स चाहिए होंगे। अगर नहीं है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स ऑल्सो। तो कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हम क्वालिटेटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा अम्ब्रेला सब्जेक्ट एक तरह से है जिसमें कि इस तरह के हम लोग कई सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और टूल्स देखेंगे, असेस करेंगे, समझेंगे और कहाँ कहाँ उनको यूज़ किया सकता है ये देखेंगे। एज मैनेजर्स, मैनेजर्स नीड टू टेक डिसीजंस एंड दोज डिसीजंस हैव टू बी एनालाइज्ड इन क्वांटिटेटिव फैशन ऑल्सो। तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च के से कंसर्न देखेंगे, तो ऑपरेशंस रिसर्च क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आज के सेशन में हम लोग लेंगे। टू स्टार्ट विद, हाउ कैन वी डिफाइन ऑपरेशंस रिसर्च। नाम जैसा है, ऑपरेशंस को रिसर्च करना। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी टर्म हो, उसको इस तरह से ब्रेक करके हम लोग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑपरेशंस, कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑपरेशंस। कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इट इज़ कमिंग थ्रू बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड। नाउ वी नीड टू रिसर्च दीज ऑपरेशंस। रिसर्च क्यों करना है? रिसर्च केवल इसलिए करना है जिससे कि हम ये देख पाएँ कि जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी इफ़िशियंसी में कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या उसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? मैनेजमेंट, all you know the definition, there are many ways in which we can define management, लेकिन एक तरीका जैसे ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से हम यूटिलाइज़ करें, ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करें, किस तरह से उनको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकें, किस तरह से उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी हो जाएं। ये बेसिक पर्पस मैनेजमेंट का होता है और ये काम हम इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर सकें। ओआर या ऑपरेशंस रिसर्च एक ऐसा टूल है जो इसको अचीव करने में मैनेजर्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो सिमिलैरिटी एक तरह से आप देख सकते हैं ऑपरेशंस रिसर्च की डेफिनेशन में और मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, जो मैंने अभी कोट की। तो यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं, ऑपरेशंस रिसर्च और ओआर इज़ अ टूल एम्प्लॉयड to increase the effectiveness
of managerial decisions as an objective supplement to the subjective feeling of the decision maker. अब ये दो टर्म्स यहाँ पर जो हैं, ऑब्जेक्टिव सप्लीमेंट टू सब्जेक्टिव फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह से जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं मैनेजमेंट में, उस सब का बेसिक जो पर्पस हो सकता है, जो रैशनल होगा कि क्यों यूज़ किया जाए और क्यों यूज़ करते हैं, उसको यही दोनों फैक्टर्स जो हैं, यही दोनों शब्द जो हैं, ये गवर्न करते हैं। whenever any decision maker, देखिए, not only as managers, in our day to day life we are always involved in taking decisions. हर एक स्टेप पे हमें डिसीजन लेना होता है, कहीं पर भी, जहाँ पर भी अगर हमारे पास ऑप्शन है कोई भी चीज़ करने के, कोई भी काम करने के, अगर दो रास्ते हैं तो हमें डिसाइड करना ही होगा कि हमें इसमें से कौन सा रास्ता चुनना है। तो ये जो भी दो रास्ते हैं, इसको कैसे हम चुनेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन एनालाइज करेंगे, और इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद इट मे बी पॉसिबल दैट टू डिफरेंट पीपल इन द सेम सिचुएशन गिवन द सेम इंफॉर्मेशन मे टेक डिफरेंट डिसीजंस एंड बोथ में बी करेक्ट ऑल्सो। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही भी हो सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? एक डिसीजन मेकर की अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग है, अपना परसेप्शन है, उसके हिसाब से डिसीजन लेगा, उसके अपने क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन सही भी हो सकते हैं। और दूसरा डिसीजन मेकर जो है वो उसी सिचुएशन में कोई उसकी अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हो सकती हैं, उसके अपने विचार हो सकते हैं, उसके हिसाब से वो कोई और एंटायरली डिफरेंट डिसीजन ले सकता है, और वो भी अपनी जगह पे सही हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के केस में इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन which obviously individuals are taking decisions on the behalf of the organization, तो एक इंडिविजुअल एक समय में अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग के बेसिस पर कुछ डिसीजन लेता है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और टाइम पर कोई दूसरा इंडिविजुअल उसी सिचुएशन में कोई दूसरा डिसीजन लेता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन विल नॉट बी कॉन्सिस्टेंट। पीपल विल थिंक कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तो कभी कुछ किया था, कभी कुछ किया था, सिचुएशन सेम है लेकिन अलग अलग काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसको रिमूव करने का सिंपल तरीका है हमारे पास कि ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एक लिमिटेशन तो यहाँ होगी ही कि वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, तो अगर हम उसे यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो सब्जेक्टिव फीलिंग है, हमारा अपना जो अप्रोच है, हमारी अपनी जो सोच है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब जब हम एक क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे, एक प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो मालूम है 2+2 अगर कर रहे हैं तो 4 ही आना है। तो चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, whoever इज़ द डिसीजन मेकर, वो अगर ऑब्वियसली कैलकुलेशन सही कर रहा है तो सेम डिसीजन लेगा, एक ही डिसीजन पे अराइव करेगा, और जो सब्जेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी। Obviously, in many cases, subjectivity or the human touch may also be necessary. तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो रिप्लेस नहीं कर रही है सब्जेक्टिविटी को, इट इज़ एक्टिंग एज अ सप्लीमेंट। सो OR therefore is a tool employed to increase the effectiveness of managerial decisions. कैसे इंक्रीज करेंगे? क्योंकि वो जो सब्जेक्टिव फीलिंग थी मैनेजर की, उसके लिए उसके साथ साथ एक कुछ ऑब्जेक्टिव तरीका भी यूज़ कर रहा है डिसीजन या इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज करने, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए। तो आप क्वालिटेटिव टूल्स भी यूज़ करिए, क्वांटिटेटिव भी, वेर एवर पॉसिबल you have to use. Both of these tools will have their own limitations, they both will have their own advantages also. तो उनके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस ऑफ OR, और ये हमेशा अगर हम याद रखें तो OR ही नहीं, कोई भी क्वांटिटेटिव टूल हम क्यों यूज़ करते हैं मैनेजमेंट में, इसका ये एक बढ़िया हम कह सकते हैं रीज़न ये डेफिनेशन देती है। तो थोड़ा सा अब हमें ये देखना चाहिए कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये ऑपरेशंस रिसर्च की बात आई कहाँ से। OR you can say is a systematic and scientific method of performing operations. तो साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक कुछ साइंटिफिक में सिस्टमेटिक एक तरह से इनबिल्ट ही होता है, तो एक तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, हैफाजर्डनेस नहीं होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, OR हैज़ अ मिलिट्री ओरिजिन। ये टर्म इस चीज़ की, इसमें जितने भी कई सारे मॉडल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे, उनका पहली बार यूज़ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हमेशा अक्सर बताया जाता है, समझते हैं हम लोग क्लास में कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं। एक वॉर है, दूसरा स्पोर्ट्स है और तीसरा बिजनेस है। इन तीनों जगहों पर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है, डिग्री में चेंज, द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड द डिग्री ऑफ सीरियसनेस ऑफ द कंपटीशन में वैरी। वॉर में जीने मरने की बात है, खेल कूद में तो केवल एक तरह से एंजॉयमेंट की बात है, जीत गए, हार गए। बिजनेस में दोनों के बीच में कहीं कुछ आ रहा है, वहाँ पर सर्वाइवल भी इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि जितना कि वॉर में होगा, लेकिन यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का मतलब हुआ कि एक का अगर गेन होगा तो इट विल ऑलवेज बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लॉस। सारा जो एक तरह से जो पूरे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उसी के लिए लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो वॉर से बिजनेस में एक्चुअली कई चीज़ें ली गई, कई चीज़ें सिखाता है हमको वॉर, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है और रिसोर्सेज की जब कमी होगी तो हम समझ सकते हैं कि अगर बिज़नेस में भी ऐसा होता है, अगर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो OR के कई सारे मॉडल्स जो हैं दे केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑपरेशंस रिसर्च एंड इट्स वेरियस मॉडल्स वर यूज्ड टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू टैकल मिलिट्री प्रॉब्लम्स। लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, हमारे पास चीज़ें तो अवेलेबल हैं लेकिन वो सही जगह पर अवेलेबल नहीं है, उसको सही जगह पर सही टाइम पे कैसे पहुंचाया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें हैं लेकिन वो कम हैं और हमें उनकी 4 जगहों पे ज़रूरत है, तो किस जगह पर उसको ले जाया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी तरह की जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें कैसे ये हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हुई ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूरे वर्ल्ड में एक तरह से जो वॉर चल रहा था, तो ड्यूरिंग द 1940s वही टाइम है जबकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इस डिसिप्लिन में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग है जो कि पहले से थी, लेकिन उनका भी उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब इनका यूज़ किया गया मिलिट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके आगे फिर हमें ये समझ में आया कि अब जब वॉर ख़त्म हो गया तो भी इन चीज़ों का यूज़ कैसे किया जा सकता है बिजनेस में। तो मिलिट्री प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर रहे थे, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, मैनेजमेंट की और ऑपरेशंस रिसर्च दोनों की एक ये खास बात है कि इसमें कई सारे सोशल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज भी का भी को सबको मिला करके और इनको डेवलप किया गया है। तो ये एक चीज़ एक अच्छी चीज़ है, सब में से कुछ ना कुछ ले करके, और जो मैनेजमेंट की जो थ्योरीज़ हैं और ऑपरेशन रिसर्च में भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे उससे डेवलप हुए हैं। तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है और उसको हम प्रॉपरली खुद से अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों से सलाह ले सकते हैं। तो अलग अलग डिसिप्लिन्स से एक्सपर्ट्स दे वर असेंबल्ड टू पूल इन देयर रिसोर्सेज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू वट एवर प्रॉब्लम्स देयर वर एट हैंड। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इतनी ज़्यादा थी, जीने मरने की बात वॉर में होएगी ही। तो अगर हम आगे निकल पाएंगे तो ही कुछ हम नया बना पाएंगे, नया कर पाएंगे, नए सोल्यूशंस ला पाएंगे, तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से की गई, और फिर इनसे जो थ्योरीज निकल करके आई, जब वॉर ख़त्म हो गया, जो चाहे कोई भी जीता हो चाहे कोई भी हारा हो, लेकिन वॉर में एक चीज़ हम जानते ही हैं कि दोनों ही साइड्स हारती ही हैं, इन द सेंस कि लॉसेस तो दोनों ही जगह होंगे। तो आफ्टर द वॉर द इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज़ ले शैटर्ड, बिल्कुल एक तरह से चीज़ें ख़त्म ही हो गई थी, सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दिए वॉर की तरफ। तो बिज़नेस भी में भी डाउनफॉल होगा, हर चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा वॉर के लिए ही, वॉर जीतने के लिए। तो जब इकोनॉमी अगर ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ख़त्म के कगार पर है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। और ये लगा उस समय पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को ये लगा, डिसीजन मेकर्स को ये लगा कि जो चीज़ें हमने की थी, जो तरीके हमने यूज़ किए थे, जो टेक्निक्स हमने यूज़ की थी ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, वो चीज़ें अब कंट्रीज़ को और उनकी इकोनॉमीज़ को डेवलप करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू रिहेबिलिटेट द इकोनॉमीज़ ऑफ द कंट्रीज़, OR was employed in business as well as industry।
तो ये एक समझ में आया, लोगों को ऐसा लगा कि वही चीज़ें जो वहाँ पर हमारे फ़ायदे में थी, फ़ायदे में जो काम आ रही थी, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा इन बिजनेस ऑल्सो। दिस इज़ हाउ दोज टेक्निक्स वर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एक टर्म हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इस सब्जेक्ट में, मैथमेटिकल मॉडल। मॉडल क्या होता है? कोई भी एक चीज़ है, कोई एक प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई एक रियल लाइफ चीज़ है, उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसका एक आर्टिफिशियल फॉर्म बना रहे हैं और उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑपरेशंस रिसर्च में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कई सारे मॉडल्स होंगे, कई सारे इन सिंपल लैंग्वेज टूल्स होंगे। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टूल्स होंगे। किस तरह की बिजनेस प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम को भी हम लोग ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही डिमार्केट करेंगे कि यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और अगर क्वांटिटेटिव टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ पर अब उसको फिर हम मैच करेंगे कि कौन सा मॉडल यहाँ काम कर सकता है। वी हैव सेवरल मॉडल्स। हम लोग अपने इस सब्जेक्ट में वी विल बी स्टडिंग 8 डिफरेंट सच मॉडल्स। कई और मॉडल्स हैं, कई और मॉडल्स हैं। एक तरह से ये अगर आप एक आइडिया आपको हो जाएगा और इस फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं तो और मॉडल्स भी आप इसकी मदद से फिर एक बार जब आपका एक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप हो जाए तो उन चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो कुछ एक सिलेक्टेड मॉडल्स, 8 अलग अलग मॉडल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडल है क्या? इन OR इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स। कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में जब हम मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे ही। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है में भी। कुछ ऐसे हैं जो हमारे हाथ में हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डिमांड कितनी होगी ये में भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस कितना करें ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर नोन एज पैरामीटर्स एंड द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर नोन एज डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम जब भी कोई एक प्रॉब्लम सिचुएशन लेंगे तो उसमें डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आगे लिखा हुआ, वी कैन टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग ऑब्वियसली द डिसीजन वेरिएबल्स ओनली। तो उनके लिए हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये कितना वैल्यूज़ की होनी चाहिए, चाहे हम टेक्निक यूज़ करें OR की चाहे ना करें। लेकिन हमें डिसाइड तो करना ही होगा कि अगर हम 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पहला कितना करें, दूसरा कितना करें। अगर हम OR की टेक्निक यूज़ करके ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा साइंटिफिक रिजल्ट मिलेगा और उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं करेंगे तो इट इज़ जस्ट एन हैफेज़र्ड वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा रिजल्ट आ भी सकता है, चांस है कि आपको ना भी मिले, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा भी, इवन देन यू कैन नॉट बी सर्टेन इफ़ यू आर नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल कि ये बेस्ट पॉसिबल है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑपरेशन रिसर्च और मैथ के टूल्स यूज़ करते हैं तो आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि इफ़ वी गो दिस वे दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल। आप फिर चाहे उससे थोड़ा सा नीचे भी टारगेट लगाएं, दैट इज़ अप टू यू। तो वी कैन टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग डिसीजन वेरिएबल्स ओनली। और लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से मॉडल है, जितने कम से कम हम लोग पढ़ेंगे उनमें से। और इस सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है कि कई सारे मॉडल्स जो हैं इससे डिराइव हुए हैं, जो कि हम देखेंगे। कुछ ऐसे हम पढ़ेंगे जो इससे डिराइव हुए हैं, कुछ और भी ऐसे हैं जो कि हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन वो भी इनसे डिराइव हुए हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग देयरफॉर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो फिर आप कई और मॉडल्स को आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये इसकी समझ अच्छे से डेवलप हो गई तो बाकियों को भी कर सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल ओनली वी आर सेइंग दैट इन लीनियर प्रोग्रामिंग इन शॉर्ट LP these 2 variables will always describe a particular problem। इसको आगे हम देखेंगे ही कैसे आगे बढ़ेंगे। एन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली, अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, इसका स्कोप क्या है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पेसिफिक्स में अभी नहीं गए थे हम लोग, लेकिन मैंने ये बात अभी कही थी कि ऐसा कोई फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट का है ही नहीं, ऐसा कोई एरिया बिजनेस का है ही नहीं जहाँ पर OR का यूज़ किया ना जा सकता हो। ऑब्वियसली और भी डिसिप्लिन्स जो हैं हर जगह पर, इंजीनियरिंग में OR का यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट में तो यूज़ हम लोग करते ही, तभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ब्रॉडली जो सबसे बेसिक चीज़ है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, इट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और OR इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
कई सारी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में भी आप लोग ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही बात होगी, और दो ही एस्पेक्ट होते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगा, और दोनों एक ही सिक्के के एक तरह से दो पहलू हैं। आप कॉस्ट मिनिमाइज़ करेंगे तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप कॉस्ट मिनिमाइज़ नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑन द होल यहाँ पर OR का काफ़ी यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है ऑपरेशंस रिसर्च के मॉडल्स का वो इसी डिसिप्लिन में है, प्रोडक्शन या ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसीलिए नाम भी है ऑपरेशंस रिसर्च। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं तो वो रही हैं ऑब्वियसली, कोई भी चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट यू कैन से वाइडली यूजिंग एरिया जहाँ पर कि हम OR का यूज़ करते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी कई सारे होंगे, अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे इसमें यूज़ हो रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी में भी सबसे कम ह्यूमन HRM में यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ भी यूज़ किया जाता है OR का। एक एक करके इनको देखें किस तरीके से। ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट्स, हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। रिसोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन लिमिटेड हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, यही इंपॉर्टेंट है। OR की या मैनेजमेंट की हमें चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत ही इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर वो अनलिमिटेड होते, अगर ऐसा कोई लिमिट होती ही ना उनके ऊपर, तो फिर उसको मैनेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जहाँ पर भी कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तभी आपको मैनेज करना है। मैनेज मतलब ही होता है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है देन यू नीड टू मैनेज नथिंग। तो OR भी आपको उसी केस में मदद कर रहा है कि प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज़ करना है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो चीज़ें हमको प्रोड्यूस करनी, एक चीज़ के ऊपर एक यूनिट में 8 रुपये प्रॉफिट है, दूसरे में एक यूनिट पे 10 रुपये प्रॉफिट है, तो हम 10 रुपये वाली प्रोड्यूस करते रह जाएँ, चले जाएँ, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन कोई एक लिमिट तो होगी, कहीं पर कुछ लिमिट होगी कि टाइम अब आपके पास इतना ही है, कहीं पे कुछ लिमिट होगी कि रिसोर्सेज आपके पास इतने ही है। अब आप बताइए कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर OR हमको मदद करता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट लाइन डिफाइन करना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा और ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। जो एग्जांपल मैंने अभी दिया, 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो कितना कितना मैन्युफैक्चर किया जाए, 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो कितना कितना मैन्युफैक्चर किया, तो ऑप्टिमम क्या है। एक और चीज़ जो यहीं पर थोड़ा सा छोटी सी चीज़ एक देख लें कि ये ऑप्टिमम टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑपरेशंस रिसर्च। ऑप्टिमम वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे प्रॉफिट को भी, हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे कॉस्ट को भी। प्रॉफिट ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब हो गया कि प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे, और कॉस्ट को करने के लिए हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। सिमिलरली शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग प्रोडक्शन रन्स बाय प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मशीन्स, तो किस ऑर्डर में मैन्युफैक्चरिंग हो। अप्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टू डिटरमिन ऑप्टिमम प्रोडक्शन शेड्यूल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, हम लोग समझेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट में डेट इक्विटी मिक्स का जो ऑप्टिमम रेशियो होगा वो क्या होगा, कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों है, हर कैपिटल की अपनी एक कॉस्ट होती है, ओनर्स कैपिटल की भी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कहाँ पे लगाएं ना लगाएं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में हमें ऑपरेशंस रिसर्च काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, किस तरह से कैपिटल की कॉस्ट मिनिमाइज़ की जाए। देन मार्केटिंग, तो अलग अलग से एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बजट है हमारा एडवर्टाइजिंग का, एडवर्टाइजिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, तो बजट को एलोकेट अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनमें किस तरह से किया जाए जिससे कि हमारे एडवर्टीजमेंट्स की मैक्सिमम रीच हो सके। हम एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट यूज़ करें या इंटेंसिव यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, और इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। मार्केट शेयर के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी स्टडी किया जाता है और समझा जाता है। HR में हम कैसे, ऑब्वियसली HR का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि किस तरह से हम जो स्किल्ड मैन पावर है उसे एक्वायर करें और कॉस्ट भी कम हो सके, किस तरह से हम लोगों को वर्क असाइन कर सकें। असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, कैसे काम लिया जाए, कई लोग हैं कई सारे काम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इफिशिएंटली, कोई कम इफिशिएंटली, कोई कम कॉस्ट पे, कोई ज़्यादा कॉस्ट पे, तो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सा काम दिया जाए, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं ऑपरेशंस रिसर्च के इस तरीके से। तो HRM में भी
हमारे कई सारे ऐसे इसका मतलब एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें कि हम यूज़ करते हैं ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा, इसका मतलब है कि चाहे वो कोई भी फंक्शनल एरियाज हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, सब में इसका यूज़ किया जा रहा है। ऑब्वियसली अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ फिर भी हम लोग करते हैं। क्या और एक तरह से डिसीजन मेकिंग में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, इसके बारे में एक ओवरव्यू तो हम लोगों ने जो स्कोप और यूजेस देखे हैं उससे तो हम लोगों ने समझ ही लिया है, लेकिन और कई सारे एडवांटेजेस हैं जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो ऑपरेशंस रिसर्च और OR इन शॉर्ट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अ क्वांटिटेटिव बेसिस। शुरू में ही हमने आपको ये बताया था, तो क्वांटिटेटिव बेसिस का यूज़ किया जा रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग। OR एनहेंसेस द एबिलिटी टू मेक लॉन्ग रेंज प्लान्स। लॉन्ग रेंज प्लान्स को बनाने के लिए क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज़ किया जाता है, तो उससे आप और अच्छे से उनको बना सकते हैं। इट ऑल्सो एड्स इन सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस विद ग्रेटर इफिशियंसी एज वेल एज कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस। इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल, क्योंकि आपका जो कंट्रोल मैकेनिज्म होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड चीज़ क्या पाना चाहते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे और कंट्रोल मैकेनिज्म उससे आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग पर्सनल में बेटर हो सकता है। एंड देयरफॉर इट ऑल्सो हेल्प्स इन इवॉल्विंग बेटर सिस्टम्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये एक बैकग्राउंड ऑपरेशंस रिसर्च का है जो हम लोगों ने आज के सेशन में देखा। इससे आगे फिर अब हम लोग एक एक करके जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो समझना शुरू करेंगे और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे लेकर के देखते हुए चलेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।